जय हिंद। आप लोग का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। तो जो सीरीज लेके चल रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए चालू किए थे कि नई शिक्षा नीति के नई शिक्षा भर्ती जो आई है 7 फेज के लिए, उसमें क्या थे कि उसमें पढ़ना था सिलेबस, उसमें स्पेशल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास के लिए। तो वही राष्ट्रीय आंदोलन जो चला रहे थे, उसी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है कि पहले आपको देख लिए थे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। सो राष्ट्रवाद को तीनों चरण में जो पढ़नी थी उसके लिए पूरा बता दिए थे कि कब से क्या है, कितनी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है। सो तो उसी के सीरीज में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। फिर पॉलिटी डाली हुई है, उसके बाद स्टैटिक जीके है, रीजनिंग है, तो सभी प्लेलिस्ट में है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो उसी का आगे सीरीज लेकर के आए हैं। कौन सा? 1857 की क्रांति राष्ट्रीय आंदोलन की पहली चरण चालू हो जाती है। अब उसके बाद आगे देखते चलेंगे। तो वही पहली चरण में आप देखिएगा क्या है 1857 की क्रांति के बारे में। मैं हूं मोबिन रजा, आप लोग देख रहे हैं एसएससी क्लासेस। तो देखिए क्या है कि 1857 की क्रांति को अगर देख लिया जाए तो सब 1857 की क्रांति की पूरी स्वरूप। तो सबसे पहले 1857 का क्या देखेंगे? परिचय, उसके बाद स्वरूप, उसके कारण, प्रारंभ किस तरह से हुई सो, उसके बाद विस्तार, असफलता का कारण और परिणाम। तो ये पूरी 1857 की क्रांति के एक विशेष मतलब कि क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। क्या है कि पेपर जो भी आएगी इसमें एनसीईआरटी पैटर्न पर आएगा, क्योंकि शिक्षक बहाली यार कोई भी पेपर आप देखिएगा तो आप क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, पूरा फैक्चुअल पेपर होती नहीं है। तो आपका क्या है, कोई शॉर्टकट नहीं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट के जोड़ करके पढ़ा रहे हैं। ये 15 सेकेंड वाला रील नहीं है इंस्टाग्राम की, आप एक इंस्टाग्राम 15 सेकेंड में रील देख लिए, आप पूरा समझ गए कि हाँ क्या है। एक पढ़ाई है, इस पे जब क्रैक करना है आपको पेपर, तो क्या होगा, एक विस्तार पूर्वक पढ़नी पड़ेगी, जिसको इसीलिए क्या है कि पूरे खंड स्वरूप में पढ़ा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा तो आप उसको भी बना सकते हैं, कहीं फैक्ट आए उसमें तो उसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपका थोड़ा से भी छूटने वाला नहीं है। तो इसी में देखिएगा पहले सबसे पहले परिचय। तो कहेंगे कि 1857 की क्रांति होने से पहले क्या है, इसका परिचय क्या है 1857 की क्रांति का, क्यों ये राष्ट्रीय आंदोलन को पहला राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति को परिचय को देख लीजिएगा तो क्या था कि 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध हुई थी। 1757 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई। यही प्लासी की लड़ाई में क्या हो गई थी मुख्य रूप से कि इस प्लासी की लड़ाई हुई और उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। तो जान रहे थे कि जो कंपनी आई थी वो क्या हुआ था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत क्या आया था, व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या क्या 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में वो मुख्य रूप से क्या होता है कि इसको यहाँ के क्षेत्र को हरा देता है, भारतीय बंगाल के क्षेत्र को, और उस क्षेत्र पे जो पहले कर दे के कार्य कर रहा था अब वो कर बंद कर देता है, टैक्स और फ्री कार्य करने लगती है। उसके बाद क्या होता है, भारतीय शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चालू कर देती है। और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध हराने के बाद क्या हो जाता है कि इस पे मुख्य रूप से क्या हो जाती है कि अब ब्रिटेन जो वहाँ की सैनिक व्यवस्था होती है, जो कंपनी के शासन के जो सिपाही होते हैं या सेना होते हैं, उसको क्या हो जाती है, ये आत्मबल हो जाती है कि क्या है, भारतीयों से सर्वश्रेष्ठ है कौन, ब्रिटेन के सैनिक, और वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी शासन प्रणाली को चला सकते हैं। और यहीं से 1757 ईस्वी के बाद से क्या हो जाती है कि यहाँ पे शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चालू हो जाती है और ब्रिटेन यहाँ पे अपना उपनिवेश नीति जो कहें गुलाम बनाना चालू किया उपनिवेश भारत को, वही 1757 के बाद से वो उपनिवेश की नीति से आगे बढ़ना चालू हो जाते हैं। और शासन जो पहले व्यापार में थे अब शासन रूप से यहाँ पे शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यही 1857 की क्रांति चालू हो जाती है यहाँ से। तो उस समय अब देखेंगे प्रमुख बिंदु क्या है। तो प्रमुख बिंदु में आप देख लीजिएगा इसमें कि क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। तो जब यहाँ पे शासन हो रही थी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपका कौन सा था, पामस्टन। ये भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत का जो गवर्नर जनरल थे इस समय कैनिंग थे। यहाँ पे मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह द्वितीय या जफर, इसी को लास्ट में मुगल क्या कहा जाता है,
राजा कहा जाता है सो। तो यही क्या है, बहादुर मुगल सम्राट जो थे यही है बहादुर शाह जफर द्वितीय या जफर, उस समय यहाँ पे भारत के सम्राट रहते हैं। तो अब यही कहते हैं कि अब इस समय में कह देता है कि जो ये कारण बनती है कि बहादुर शाह जफर को कह देता है कि मुगल सल्तनत में क्या है कि अब लास्ट ही यही राजा है, इसके बाद क्या होगा, सिर्फ नाम मात्र का कोई होगा से राजा बनेगा, लेकिन वो अब शासन नहीं करेगी बहादुर शाह जफर के बाद। बहादुर शाह जफर के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद पेंशन भोगी बन के रहेंगे, लेकिन शासन प्रणाली अब किसके रहेगी, अंग्रेजी शासन के ही रहेगी। सो अब विद्रोह को दबाने के लिए, अब जो 1857 की क्रांति हुई तो विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पे नियुक्त सेनापति कौन थे अंग्रेज का, कैंप बेल थे। सो उसके बाद है विद्रोह का प्रतीक, विद्रोह का प्रतीक था कमल और फूल और रोटी। मतलब क्या है कि उस समय में ये पहले से ही आश्वासन होने लगी थी, आह्वान क्या है कि कोई बड़ा विद्रोह होने वाली है, क्योंकि उससे पहले ही प्रतीक क्या हो गया था, कमल का फूल और रोटी को माना गया। सो अब देखिएगा स्वरूप, दूसरा वाला में है स्वरूप क्या था। सो तो स्वरूप में देख लीजिएगा, तो स्वरूप में है पहला धर्मांधों को ईसाई के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था। अब स्वरूप में देखिए जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखे, यूरोपीय इतिहासकार ने लिखे और भारतीय इतिहासकारों ने भी लिखे। तो किनको नजरिया कैसी थी, उसने क्या विजन देखे और किस स्वरूप में अपना विचार रखे। सो तो वही कहा धर्मांधों को ईसाई के विरुद्ध धर्म युद्ध, कौन कहे तो LER रिच, इसे क्वेश्चन बनता है। सो तो कहा कि क्या कहा कि सिर्फ धर्मांधों मतलब ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध, कहा करती कि जो 1857 की क्रांति हुई है वो मुख्य रूप से किनके LER रिच जी द्वारा कहे गए, कि उनका क्या कहना था कि सिर्फ ये युद्ध 1857 की क्रांति है, कोई कारण नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही कारण था कि क्या था कि ईसाइयों को धर्मांतरण करना चाह रहे थे। मतलब कि जो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ये थे, इनको परिवर्तित करके वो किसमें परिवर्तन करना चाह रहे थे, ईसाई में परिवर्तित की जा रही थी, इसीलिए इतना विरोध हुआ। दूसरा बात, दूसरा व्यक्ति ने कहा राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। कौन कहे, बेंजामिन डिज़रायली जी ने कहे कि राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। इनको का नाम ठीक था बेंजामिन डिज़रायली की, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, एक राष्ट्र के रूप में, मतलब कि यह सिर्फ सिपाही की नीति नहीं थी, इसमें आम जनता और ब्रिटेन के द्वारा जो हस्तक्षेप नीति चल रही थी और किसानों को दबाया गया था। किसानों का क्या हुआ था कि उसकी भूमि जमीन छीन ली गई थी, राजशाही को शासन छीन लिया गया था। तो ये एक राष्ट्र के विरुद्ध पहला विद्रोह था राष्ट्रीय स्वरूप में। ये क्या था, कोई सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं थी, मतलब एक सिपाही के रूप ले ली, लेकिन ये पहले से विद्रोह का क्या था, बहुत सारी कारण थी इसमें जो जाकर के एक सिपाही के रूप में दिखी। ये बात कह रहे थे। दूसरा कहा न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय, इसके न तो प्रथम था न राष्ट्रीय न तथा नहीं। RC मजमूदार ने कहा न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय तथा नहीं, मतलब कि ये कोई RC मजमूदार कहे स्वतंत्रता और संग्राम था, कहा नहीं तो ये क्या थी, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय नहीं थी, स्वतंत्रता संग्राम था। कौन कहे, आरजू मजमूदार की, न तो ये प्रथम था नहीं थी राष्ट्रीय, ये क्या थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप में ये क्या आया कि ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 की क्रांति। नेक्स्ट कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, कौन कहे, जेम्स आउटरम टेलर, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहे जेम्स आउटरम टेलर। इन्होंने कहे कि क्या है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, मतलब कि इसमें हिंदू मुस्लिम को आपसी लड़ाने के लिए क्या था कि इसमें कहते हैं कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, गाय के लिए, गाय क्या था हिंदू के लिए और सुअर मुस्लिम के लिए, दोनों के स्वरूप में क्या थी, दोनों को धर्म नष्ट हो सकती थी इससे। तो इसीलिए इसको कहा कि ये दोनों को आपसी मतभेद पैदा करने के लिए ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है कि उसके बाद है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। नेक्स्ट बर्बरता और सभ्यता के बीच कौन, होम्स ने कहा सभ्यता। उसके बाद कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, और टेलर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच षड्यंत्र था। नेक्स्ट सैनिक विद्रोह की कहा, तो इसका लॉर्ड सीले, टेवलियन और दुर्गादास और अहमद खान जी ने क्या कि ये था, ये सैनिक नहीं थी। अब यहाँ पे क्या तो ऐसा था नहीं, क्या है सिर्फ सैनिक विद्रोह होती सिपाही से ये विद्रोह। लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण क्या देखे थे कि
1757 के युद्ध, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पे क्या थी कि आर्थिक राजनीतिक बहुत सारी नीति को देखे हैं कि स्वरूप में देखे क्या थे कि यहाँ थी राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालीन कारण, इतना कारण थी इसको विद्रोह को होने के लिए। सिर्फ एक में हम बांध कर नहीं रख देते हैं कि ये सैनिक कारण थी, ये सही नहीं है सत्यता। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ये कहे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जी ने कहे क्या है कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, मतलब कि पहली इतनी बड़ी संग्राम थी किसी देश के हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, जो क्या था कि अगर पूरे देश का सपोर्ट मिलती या एकत्रित हो जाते तो उसी समय हम स्वतंत्र हो जाते। लेकिन ये एक स्वतंत्रता का आह्वान था। जब हमारा आगे प्रथम द्वितीय तृतीय चरण चली स्वतंत्रता संग्राम की, तो जो हमारा युवाएं लड़े स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश के खिलाफ, तो ये क्या किया 1857 की क्रांति, उनमें जोश भरने का कार्य किए कि एक सिर्फ सैनिक, मतलब कि जब एक सैनिक लड़े तब वो अंग्रेज को क्या कर दिए थे कि अंग्रेज को उस समय में अपनी भारत से स्वतंत्रता पा लेते वो ब्रिटेन से, हम तो अब पूरा भारत एकत्रित होकर लड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे कि तुरंत अंग्रेज को हम बाहर कर देंगे, अपनी जो स्वराज्य है उसको हम पालेंगे, जो हम पे शोषण हो रही है सो। यही उसके बाद कहा था सुनिए, उसके बाद कहा राष्ट्रीय विद्रोह किन्होंने कहा, तो राष्ट्रीय विद्रोह कहे अशोक मेहता जी, यही था स्वरूप। उसके बाद देखेंगे अब कारण, तो कारण में देख लीजिए मुख्य रूप से कारण में कौन कौन सा कारण है, तो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, उसके बाद है सामाजिक धार्मिक कारण, उसके बाद सैनिक, उसके बाद है तत्कालिक कारण, यही कारण के स्वरूप में देखिएगा। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण देख लेंगे। तो राजनीतिक कारण क्या है सो, तो अगर राजनीतिक कारण को देख लिया जाए, राजनीतिक में क्या है, राजनीतिक कारण में है लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि, और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि आपका ये है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, और लॉर्ड डलहौजी की व्यापक संधि थी। यह हड़प नीति क्या बनी 1857 की क्रांति के कारण। तो वो कहने थे कि सिर्फ सिपाही कारण था, तो सिपाही नहीं, बहुत सारी कारण थी। तो अब जाके अब तो इस तरफ से सोच ले कि क्या है कि पहले से बहुत सारी हस्तक्षेप चल रही है, मतलब भूमि पे चल रही है, किसान पे पूरा उसको छीन लिया गया, मजदूर है उसको वाणिज्यकरण कर दी गई है कि अब चाय की खेती कर सकते हैं, कपास की खेती कर सकते हैं। तो अब क्या हो सकते हैं कि ये अब वाणिज्य कृषि कर सकती, तो खाद्य कृषि तो कर रहे हैं, तो अपना जीवन यापन करेंगे कैसे। अब धीरे कर लगा दी गई थी, कर नील की खेती कर सकते, कर लगा दी गई, कर नहीं चुकाने पर उसको क्या थे, भूमि को पूरा छीन लिया जाता था। तो जो सिपाही थे वो कौन थे, एक किसान का ही बेटा थे। अब किसान का बेटा है तो किसी का परिवार में दुख है, तो उसको जो परिवार में दुख है तो उसका दुख का असर उस पर पड़ेगा कि नहीं, तो वही सिपाही पे उसका दुख का असर पड़ा और सिपाही विद्रोह कर दी। तो सिर्फ एक सिपाही ने, उसके पीछे बहुत सारी कारण थी, वही बना क्या है सिपाही विद्रोह का कारण। तो लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि, अब समझ लीजिएगा कि सहायक संधि होती क्या है सो, तो सहायक संधि ये होती है कि अब क्या था कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कंपनी का जो सिपाही थे उसको, जो यहाँ का प्रांत का राजा होते थे, तो जो यहाँ प्रांत के राजा है उस राजा को क्या करना पड़ रहा था, उस राजा को सिपाही रखनी होती थी, अंग्रेजी सिपाही, किसमें, अपने सुरक्षा के लिए, प्रांत को सुरक्षा के लिए, और उसको कर देना पड़ता था, पैसे जो भी क्या है जो उसका पैसा है सो उस सिपाही को देनी पड़ती थी। अब जो क्या हो गया कि वो सिपाही को जब उसमें रखे किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि के द्वारा, तो अब वो धीरे धीरे प्रांत के शासन में क्या करना चालू कर दी, हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। वही हस्तक्षेप करना चालू कर दी गई अंग्रेजी सेनाओं द्वारा, क्योंकि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। अब वही जाकर के क्या हो गया 1857 की क्रांति का एक ये भी कारण बना, लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि। उसके बाद नेक्स्ट था लॉर्ड डलहौजी की व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति। तो अब समझिएगा कि लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत हड़प नीति है क्या। तो लॉर्ड डलहौजी की व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति थी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ। तो ये था क्या, तो इसको समझिएगा कि जो लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत है, व्यापक सिद्धांत करने का मतलब हो गया कि इसमें क्या थी कि अब जो राजा प्रांत में क्या होती थी कि राजशाही शासन था, राजा के वंशज ही शासन बनते थे, राजा के वंशज ही क्या बनते थे, राजा बनते थे। तो अब क्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा
कि मुख्य रूप से ब्रिटेन के द्वारा, कि अब यह पारित कर दी गई कि क्या होगा कि जो राजा का वास्तविक वंशज होगी वही राजा बन सकते हैं। अब क्या होगा, कोई दत्तक पुत्र मतलब उसकी दासी या कोई दत्तक उसका पुत्र है या उसको गोद नहीं ले सकते हैं राजा। अगर राजा के वंशज नहीं होते हैं तो क्या करेगी, उस पे जो वो प्रांत है उस किसके अधिकार चला जाएगा, वो ब्रिटेन का अधीन चला जाएगा। जिसमें क्या होगा कि झांसी की रानी जो झांसी के लिए लड़े थे तो वही ना झांसी को इसी सिद्धांत के तहत क्या किया था, सतारा, झांसी को सतारा हो गया, अवध हो गई, झांसी हो गया, ये सबको अपने में क्या कर लिया, हड़प नीति के तहत, अधिव्यापक सिद्धांत या हड़प नीति के तहत उस सब राज्यों को हड़प लिया था। इसीलिए प्रांत के राजाओं द्वारा क्या कर ली गई कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ, ये भी एक कारण बने से। दूसरा था, अब देखिएगा कि आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण कहने का मतलब था ब्रिटिश भू राजस्व की नीति। ब्रिटिश भू राजस्व की नीति में समझिएगा क्या था, अस्थाई बंदोबस्त। तीन तरह से, मतलब क्या, भूमि जो स्वतंत्र थी अब भूमि को कर पे बांट दिया गया, मतलब जमींदारों के तहत। जमींदार क्या कर रहे थे, कर वसूल रहे थे ब्रिटेन के अधीन। तो वही कह रहा था कि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था ला दी गई। इसमें क्या था कि इसमें किसानों को जमकर शोषण किया गया, करों में वृद्धि कर दी गई। मतलब क्या, जब लाया गया अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त, तो इसमें क्या कर दी गई कि इसमें कर इतनी वृद्धि कर दी गई कि कर चुकाना उसका मुश्किल हो गया था। अब इसी स्वरूप में क्या, पारंपरिक उद्योग को समाप्त करके और उद्योग का पतन कर दिया गया। मतलब क्या है, पारंपरिक उद्योग को समाप्त कर दी गई। तो इसमें क्या आ गया था, दस्तकारी, हथकरघा। तो अब दस्तकारी हथकरघा होता क्या है सो, तो दस्तकारी हथकरघा मतलब हाथों से, मतलब क्या थी कि पहले हाथों से बीन करके क्या होती थी, वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कपड़े बनाए जाते थे। तो जो हाथ, ये हथकरघा थी, अब क्या हो गया कि अब ब्रिटेन का सिर्फ पूरा केंद्र किस पे हो गया, टिक गई, आर्थिक लाभ का पूरा केंद्र रखकर ब्रिटेन का पूरा उसमें लाभ का आर्थिक केंद्र का बन गई। इसमें मुख्य कारण से क्या है कि ब्रिटेन यहाँ से कच्ची मालों को, क्या है, भारत से कच्चे मालों को निर्यात करके कहाँ लिया जाता है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन से फिर क्या होती थी, वस्तुओं को बना करके फिर से आयात करके कहाँ लाता था, भारत लाती। तो भारत में क्या हो गया कि वहां से क्या आधुनिक मशीनों द्वारा बनना चालू हो गया था। तो वहां की वस्तुएं यहाँ क्या हो गई, भारत में ज्यादा प्रचलन हो गई बिकने। यहाँ का बाजार जो हथकरघा बाजारें थी वो धीरे धीरे खत्म हो गए और किसान उसमें मजदूर हो गए। तो यही कहा कि यही कृषि का उद्योग का सहसंबंध समाप्त हो गया। और अकाल की स्थिति में क्या हो गया कि जब अकाल पड़ जाती थी तब भी वहां पे क्या होता था कि कर देना पड़ता था। सो ये, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा में सामाजिक धार्मिक कारण। तीसरा सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो सामाजिक धार्मिक कारण कहने का मतलब था कि इसमें सांस्कृतिक सुधार, मतलब का सांस्कृतिक सुधार, और भारतीय संस्कृति को हिनमार कर बदलाव कर दी गई। मतलब क्या कर दिया गया कि भारतीय संस्कृति को बदलाव की गई और सांस्कृतिक सुधार करने का मतलब हो गया कि इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक, मतलब भारतीय संस्कृति में क्या थी, पुनर्विवाह, सती प्रथा। तो अब क्या अंग्रेज आए तो सती प्रथा को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, पुनर्विवाह को क्या कर दिए, समाप्त कर दी गई। तो अब जैसे पुनर्विवाह चलन को तो क्या किया है कि ये सब जब नई नई प्रथाएं लाई गई तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पे धार्मिक हस्तक्षेप चालू हो गई भारत में। अब भारतों को लगने लगा कि ये धर्म हस्तक्षेप कर रहा है और हम धर्म को क्या खत्म करना चाह रहा है। ये आगे उसके बाद हुआ सती प्रथा पर 1813 का चार्टर एक्ट में ईसाइयों का प्रवेश। अब 1813 में चार्टर एक्ट आया जिसमें ईसाइयों की प्रवेश हुई। जो ईसाई यहाँ आए तो इसमें क्या नियम थी कि अगर कोई ईसाई धर्म अपना लेता है, किसको अपना लेता है, ईसाई धर्म को जब अपना लेती है तो जो उसका पुत्र है उसको संपत्ति में क्या मिलेगी, भागीदारी मिल जाएगी। ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये फरमान लाया गया। ये थी एक 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया गया, निर्योग्यता अधिनियम। क्या 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाई गई। 1856 में विधवा विवाह को प्रोत्साहन
और अति पाश्चात्य शिक्षा पे बल दिया गया। तो कहा 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, कहा कि जो इसमें धर्म में क्या है कि भारत में बहुत सारे धार्मिक है वो क्या है निर्योग्य, मतलब बहुत अंधविश्वास फैली हुई है, उसी को वो नए अधिनियम के तहत क्या कर दिए, इसको खत्म करना चालू कर दिए। इसके लिए विरोध हो गई। उसके 1856 में अति क्या हुआ, विधवा को प्रोत्साहन दिया गया और पाश्चात्य शिक्षा पे बल दी गई, अंग्रेजी शिक्षा पे। ये सब क्या हो गया, सामाजिक और धार्मिक कारण बन गई। किसके लिए, तो मुख्य सामाजिक और धार्मिक कारण बनी 1857 की आपकी क्रांति के। तो देखो अंग्रेज अपनी शासन नीति के, तो क्या कहा था, कभी सुने थे अंग्रेजों के द्वारा कि क्या कह रहा था कि अंग्रेज आया नहीं था यहाँ पे, उसकी कोई नीति नहीं थी। मतलब कि वो तो आए थे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन क्या हो गया कि जब वो यहाँ आए तो देखे क्या है कि भारत क्या है, सभ्य नहीं है अब चलाने के लिए शासन को, तो वो क्या कर लिए, इसको सुधार करते करते यहाँ पे शासन करना चालू कर लिया। अब कहा कि हम बेखबरी के दौर में, तो आपको ये पूरा देख के लग रहा है कि ब्रिटेन बेखबरी के दौर में आया है पूरी। अब हम भारतीय इतिहासकार क्या लिखें कि नहीं, ब्रिटेन बेखबरी के दौर में नहीं आया है, ये पूरा सुचारित रूप से क्या आई थी, पूर्ण नियम और षड्यंत्र बना के आए थे और वो उसी तरह से कार्य करना प्रारंभ किए। यही पूरी नीति दिख रही है। उसके बाद तीसरा चौथा में देखिएगा तो सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या था, तो सैनिक कारण में था 5:1 का अनुपात। 5:1 का अनुपात कहने का मतलब होता है कि 5 गो भारतीय होंगे और 5 भारतीय पर एक क्या होगा, एक होगा जो ब्रिटिश का होगा। एक क्या होगा, एक ब्रिटिश सेना का होगा और 5 भारतीय होंगे। सो उसके बाद कहा नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव कहने का मतलब था कि अगर भारत का कोई भी, क्या है समझ लीजिएगा इस तरह से कि नस्लीय मतलब त्वचा के अनुसार, मतलब यहाँ के लोग क्या थे कि वो पूरा ब्रिटेन क्या करता था, भारतीयों को काला ही समझते थे क्योंकि उसके स्वरूप में, ब्रिटेन के स्वरूप में, तो त्वचा के अनुसार वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को अयोग्य समझते थे। उनका का नाम था नस्लीय भेदभाव कि वो कितना ही योग्य क्यों न हो भारतीय, वो ज्यादा से ज्यादा सूबेदार के पद पे ही जा सकता है, सूबेदार से आगे नहीं जा सकती है। और ऊपर से क्या होता था, उसमें दुर्व्यवहार शोषण भी होती थी कि वही सेम पद पे क्या है, अगर ब्रिटेन के सेना है, अगर भारतीय है तो ब्रिटेन के सेना वालों को क्या मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा। मतलब क्या कहने का मतलब कि अगर ब्रिटेन के सेना है तो उसका वेतन ज्यादा होगा, अगर सेम पद पे ही भारतीयों को कम मिलेगा। इसमें भेदभाव हो गई। उसके बाद था कि इसमें नस्लीय भेदभाव के स्वरूप में कि अगर किसी ब्रिटेन ने क्या कर दी, कोई ब्रिटेन का व्यक्ति है और वो कोई क्या कर रहा है, जुर्म कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा है कि उसका सुनवाई कोई भारतीय जज नहीं करेंगे। मतलब अयोग्य मानते थे कि भारत को सही जजमेंट करने आता ही नहीं है, तो भारतीय जो भी जज है वो नहीं करेंगे, उसका सुनवाई कहाँ होगा, ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का जो है वो भारत की सुनवाई कर सकते हैं। सो है सो। उसके बाद आ गया मुख्य रूप से कि नेक्स्ट में है कि समुद्र पार जाने के लिए क्या की योजना, 1856 का अधिनियम आया और अधिनियम में कहा गया क्या है कि समुद्र पार भी क्या सिपाही को भेजा जा सकता है 1856 के अधिनियम के तहत। कहा अब यही यहाँ पे कह दी गई सेवा के लिए कि अब यहाँ पे क्या था कि समुद्र पार करना धार्मिक अवैध थी। मतलब कि वो क्या समुद्र को अपने माँ के स्वरूप में मानते थे और क्या था कि धर्म में था, यहाँ भारतीय धर्म संस्कृति में कि वो समुद्र को लांघ नहीं सकते, मतलब कि ऐसी धारणाएं थी। अब जैसे ही कहा कि अब सेना समुद्र पार भी जाएगी तो वो उसको धार्मिक हस्तक्षेप हो गई और ये धार्मिक रूप से क्या होगा कि ये भी 1857 की क्रांति का कारण बना। फिर 1854 का डाकघर अधिनियम था। तो 1854 का डाकघर अधिनियम में आ गया क्या कि अब जो भी एम्प्लॉयर डाकघर में है उनको क्या होगा, स्टाम्प लगाना पड़ेगा। तो अब स्टाम्प लगाने के स्वरूप में वो क्या सोचा कि उस पे हनन किया जा रहा है, इसीलिए क्या बनी, कारण बना 1857 की क्रांति के कारण। अब देखिएगा तत्कालिक कारण।
क्या है कि 1857 ईस्वी का तत्कालीन कारण क्या था। सो तो 1857 का तत्कालीन कारण में अगर समझिएगा तो ये थे 1857 का तत्कालीन कारण था सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह को ही माना जाता है तत्कालीन कारण। तो इसमें था ब्राउन बेस बंदूक की जगह पे क्या आ गई थी 1856 में न्यू एनफील्ड राइफल को शामिल कर लिया गया था। क्या था कि 1800 ब्राउन बेस पहले पुरानी बंदूकें थी, अब उस ब्राउन बेस बंदूक के जगह पर क्या न्यू एनफील्ड राइफल आ गई। तो उसमें क्या हो गया कि एनफील्ड राइफल जो नया आया था तो उस एनफील्ड राइफल में क्या होती थी कि उसमें कारतूस जो होता था उस कारतूस को दांतों से फाड़ करके उसको क्या किया जाता था कि उसमें डाला जाता था, उसके खोखा में जो बंदूक होती थी उस बंदूक के खोखा में उसको दांतों से काट करके और उसमें भर दी जाती थी और तब बंदूक को क्या होता था कि उसको चलाया जाता था। तो अब उसमें ये अफवाहें फैल गई क्या है कि जो उसकी कारतूसों को ऊपर से कवर बनाया गया है, कारतूस पे गोली जो होती थी तो कारतूस के ऊपर में जो कवर बनाया गया है उस कवर में किसका प्रयोग किया है, गाय और सुअर की चर्बी। तो गाय और सुअर की चर्बी को जब उसमें प्रयोग किया गया था ये क्या था कि क्यों बना उसको कवर किया गया था जिससे क्या हो कि वह पानी से बचाती थी कि पानी अंदर प्रवेश ना हो सके और वो कारतूस खराब नहीं हो सके। अब जैसे ही यहाँ पे पता चला क्या हुआ कि सिपाहियों को, मंगल पांडे क्या थे सिपाही थे जो बैरकपुर छावनी 34वां रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के अति सिपाही थे। अब यहाँ पे पता चला क्या है कि जो नई एनफील्ड राइफल आई है उसमें क्या हुआ कि सुअर की और गाय के चर्बी का उपयोग किया गया है उसमें। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। तो अब क्योंकि क्या था कि हिंदू धर्म के लिए गाय की चर्बी या सुअर के लिए सुअर की चर्बी मुस्लिमों के लिए ये दोनों रूप में क्या था प्रतिबंधित थी। तो अब जैसे ही सरकार क्या कोई सही जांच नहीं करवाई, इसको खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ बात नहीं। अब जैसे ही एक क्या हुआ कि सब बैरकपुर जहां पे वो गोली कारतूसे बनती थी उस कारखाने में पहुंच गए और कारखानों में देखा तो क्या था कि दोनों तरफ सुअर की चर्बी या गायों की चर्बी रखी हुई थी और बन रही थी। जैसे ही देखा वहां पे पूरा क्या हो गया कि पूरा हस्तक्षेप पूरा विद्रोह फैल गई और पूरा हल्ला हो गया यहाँ पे कि उसमें प्रयोग किया गया है। इसी के लिए क्या हो गया कि विद्रोह कर दी गई और जनवरी 1897 में क्या कर दिया चर्बी वाला कारतूस गया। उसके बाद जैसे ही उसके बाद वहां से यहाँ आया, अब विरोध चालू हो गई सबसे पहले क्या बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा। और मंगल पांडे जी क्या किए कि जो उसके सेना अधिकारी रहते हैं, अब आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे, जो सेना अधिकारी रहते हैं उसको सेना अधिकारी को क्या कर देते हैं गोली मार देती है। गोली मार देने के कारण क्या होता है मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ाई जाती है इसका हल्ला क्या होता है कि दूसरे मेरठ में पहुंच जाता है। मेरठ के भी जो सेनाएं रहते हैं मेरठ के भी सेना क्या कर देते हैं विरोध चालू हो जाता है। वो भी क्या करते हैं कि वो भी सेनाओं पे क्या होते हैं कि अधिकारी पे गोली चला देते हैं और विरोध चालू हो जाता है। और उसी स्वरूप में 10 मई को क्या होता है मेरठ में क्या हो जाता है कि 10 मई को मेरठ को 1857 की क्रांति का आह्वान हो जाती है। और यही क्रांति 1857 के बाद क्या होता है कि लास्ट राजा कौन रहते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये सब दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद क्या करते हैं कि बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित करते हैं, उसके नेतृत्व में लड़ने के लिए चालू हो जाते हैं। अब उसी के रूप में आगे अब ये पूरा भारत के उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिण में ये नहीं पहुंचती है, ये उत्तरी क्षेत्र में ही प्रभाव ज्यादा होता है और पूरा भारत में नहीं फैलने के कारण। और ऊपर से क्या होता है कि जो आगे जो इसमें बुद्धिजीवी रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जमींदार रहते हैं, ये या प्रांतीय राजा रहते हैं, वो समर्थन नहीं करते, जिसके कारण 1857 के विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो यही देखेंगे दिल्ली का, बिहार के कानपुर, इलाहाबाद, अवध, झांसी, लखनऊ, ये सब को अब पूरा देखेंगे। सबसे क्वेश्चन बनता है कि अब विद्रोह जब 1857 की क्रांति अब प्रारंभ होगी तो फैली कैसे, कहां कहां तक, और क्यों इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया और कैसे इसको दबा दिया गया और कैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी और उसको मृत्यु हो गया, कैसे वीर कुंवर सिंह जी लड़े बिहार से, ये कैसे नाना साहब लड़े, कैसे तट्या टोपे लड़ी, कैसे बेगम हजरत महल लड़ी और किसको कौन दबा दिए। इसका पूरा सीरीज को अब क्या करेंगे कि सेकेंड वीडियो आपका आएगा, उस सेकेंड वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1857 की क्रांति। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर दे कि एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे जिससे आपको वीडियो की सूचना
मिल सके, आपका पूरी तैयारी एकदम कराई जाएगी। इस पे सभी वीडियो अब रोज अपलोड हो रहा है, तो आप इस पे पूरे वीडियो को देख करके तैयारी कर सकते हैं। आप इसका नोट्स बना लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और इसको क्या कर लें कि नोट्स बना लें कि आपको एग्जाम टाइम पे क्या कर सके कि फेयर करने में सहायक हो सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।